लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना में हमने देखा था कि सबसे बाहर की ओर एक परत होती है जिसे हम बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं, जो सिंगल लेयर होती है और यह सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके जस्ट नीचे एक और परत होती है जिसको हम अंतस्त्वचा या एंडोथीसियम कहते हैं, जो ये रेड कलर की बनी है, वही ये अंतस्त्वचा है। ये भी सिंगल होती है। इसके जस्ट नीचे सिंगल या डबल या ट्रिपल, ये जो ग्रीन कलर की 3 लाइनें बनी हैं, ये सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। इसे हम मिडल लेयर कहते हैं, जिसे मध्य स्तर या मध्य त्वचा कहते हैं। इसी के जस्ट नीचे ये जो ब्लैक कलर का लेयर बनी है, उसे हम टैपेटम कहते हैं। टैपेटम बहुत ही इम्पोर्टेंट संरचना होती है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टैपेटम एक सिंगल लेयर होती है और बहुकेंद्रकीय संरचना होती है, अर्थात इसमें बहुत सारे केंद्रक होते पाए जाते हैं। और फिर लास्ट में इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है और हम जानते हैं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, अर्थात ओवरऑल इन सभी कोशिकाओं को हम बीजाणुजन ऊतक या स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। यही ऊतक आगे जाकर पराकणों का निर्माण करता है और इन पराकणों को पोषण देने का कार्य कौन करता है? टैपेटम करता है, क्योंकि ये परागकण जब पोषण मिलेगा तो पोषण मिलने के बाद ये बड़े हो जाएंगे। जब बड़े होंगे तब इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसके पहले हम टैपेटम के कार्य देख लें तो टैपेटम का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, किसको? पॉलिन ग्रेन्स को। इसके बाद ये एक प्रकार का एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको कैलेज एंजाइम कहते हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीजन हार्मोन IAA हार्मोन भी निकालता है जिसको आयोनोसिटोल भी कहते हैं। इसके अलावा ये पादप जगत की सबसे कठोर परत, जिस प्रकार से मानव जगत में सबसे कठोर एनेमल होता है जो दांतों में पाया जाता है, उसी प्रकार स्पोरोपोलिन बनाता है टैपेटम, जो परागकण के चारों ओर परत बनाता है। एक बार फिर से बच्चों ध्यान देना, टैपेटम के अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं ये टैपेटम से न्यूट्रिशन लेते हैं और आकार में बड़े हो जाते हैं। जैसे ही ये स्पोरोजीनस टिश्यू आकार में बड़े होंगे तब इसको हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC या पॉलिन मदर सेल या PMC या पराग मात्र कोशिका कहते हैं, जो डिप्लॉयड होती है। ध्यान देना बच्चों, यह सेल न्यूट्रिशन लेके बड़ी हो जाती है एवं आपस में जुड़ जाती है, अर्थात ये जो सेल थी, ये स्पोरोजिनस सेल थी, ये आपस में यहाँ पे बहुत सारी हो जाती हैं, जिसमें से हम केवल 4 कोशिकाओं के बारे में बता रहे हैं। ये 4 सेल आपस में बड़ी हो गई, इन्होंने टैपेटम से न्यूट्रिशन लिया और ये बड़ी हो गई। ये बड़ी होंगी जिनको हमने क्या बोला था? MMC या माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोला था। अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में देखना ध्यान से बच्चों, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC है। यही सेल आगे जाके परागकण का निर्माण करेगी। अब ये जो चारों के चारों MMC हैं, ये हमने देखा लाल कलर की संरचना से जुड़ी हैं। अब ये लाल कलर की संरचना क्या होती है? तो ये लाल कलर की संरचना होती है प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव्य तंतु। ध्यान देने में ये क्या है? जीव द्रव्य तंतु। नाम क्या है? जीव द्रव्य तंतु। तंतु माने एक लंबी सी संरचना जिसके अंदर क्या होता है? जीव द्रव्य। अर्थात जैसे ये प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है तो प्लाज्मोडेस्माटा जैसे ये बनेगा तो एक कोशिका का जीव द्रव्य इसी प्लाज्मोडेस्माटा की तरह इसे में चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा, इसका इसमें, क्या प्रोटोप्लाज्म में जा सकता है। क्या जा सकता है? प्रोटोप्लाज्म में जा सकता है। अब ये जाएगा तो ये सेलें तो खराब हो जाएंगी, तो हमें ये जो संरचना बनी है इसको हमें तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। ध्यान देना बच्चों, एक बार और देखें, प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्य तंतु, यह एक ऐसा तंतु होता है जो जीवद्रव्य को जोड़ने का काम करता है, जिससे एक सेल का जीवद्रव्य दूसरी सेल में चला जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसको जोड़ना नहीं है, हमें इसको तोड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर ये जुड़ जाएंगे तो ये सेल खराब हो जाएंगी, क्योंकि इनका प्रोटोप्लाज्म दूसरी सेल में चला जाएगा। तो इसको हमें तोड़ना है और तोड़ने के लिए एक लेयर का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे इनके ऊपर ये जो ग्रीन कलर की एक लेयर बन गई, इस लेयर को बोलते हैं कैलोज लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोज लेयर। यही लेयर प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ देती है। जैसे ये कैलोज लेयर बन जाएगी तो बीच में जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये टूट जाएगा। या लघु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। अब हमें पता है ये छोटी छोटी कोशिकाएं कभी ना कभी तो बड़ी होंगी। जैसे ही ये बड़ी होंगी अर्थात इनमें क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ये आगे विकास करके क्या बनाएंगी? पॉलिन ग्रेन बनाएंगी।
या एक स्टेप और देखें, ये जो पोलन टेट्राइड था, ये पोलन टेट्राइड की पर्टिकुलर एक सेल को हम माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु सेल या यंग पोलन ग्रेन या प्रारंभिक परागकण कोशिका कहते हैं। अब टेपेटम से एक एंजाइम निकलेगा, कौन सा? कैलेज एंजाइम निकलेगा। ये कैलेज एंजाइम आएगा और ये जो कैलोज लेयर थी, इस कैलोज लेयर को कैलेज नामक एंजाइम तोड़ देगा। जैसे ही कैलोज लेयर टूटेगी तो ये चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर हैं ये अलग हो जाएंगे और अब हम इसका ये जो सिंगल हो जाएंगे, इसी को हम पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर। अब यहाँ पे नीट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, लघु बीजाणु धानी में जब टेट्राड बन जाते हैं, टेट्राड अर्थात ये 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, तब लघु बीजाणु धानी को ही पोलन सेक या परागपुट्टी कहते हैं। ध्यान देना, जब लघु बीजाणु धानी में 4 कोशिकाएं बन जाती हैं तब उसको परागपुट्टी या पोलन सेक कहते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोलन सेक क्या कहलाता है, व्हाट इज पोलन सेक? तो सीधी सी डेफिनेशन बनती है, जो लघु बीजाणु धानी में जो 4 कोशिकाएं या टेट्राड बन जाते हैं, इन्हीं चारों कोशिकाओं को मिला के परागपुट्टी, हिंदी में परागपुट्टी और अंग्रेजी में पोलन सेक कहते हैं, और इन्हीं से परागकण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? परागकण मिलते हैं। यहाँ पे टेपेटम का भी काम है। यह टेपेटम एक एंजाइम निकालती है जिसे कैलेज एंजाइम कहते हैं। ये कैलेज एंजाइम कैलेज या कैलोज लेयर को तोड़ देती है, अर्थात कैलोज लेयर को तोड़ने के लिए टेपेटम एक एंजाइम निकालता है। कौन सा? कैलेज एंजाइम, जिससे माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे और पोलन ग्रेन्स कहेंगे। अर्थात ये जब अलग हो जाते हैं तभी इसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये जो टेट्राड था, ये टेट्राड अलग कैसे होगा? टेपेटम आएगा, टेपेटम इस कैलोज लेयर को तोड़ देगा। कैसे? टेपेटम एक एंजाइम निकालेगा, कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम कैलोज लेयर को तोड़ देगा और ये जो बंधे हुए हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। जब अलग अलग हो जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे और इन्हीं फ्री सेल्स को हम क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। अगला पॉइंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, अर्थात टेपेटम न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है। माइक्रोस्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान देना बच्चों, माइक्रोस्पोरोपोलिन क्या है? प्लांट का हार्डेस्ट पार्ट। हेलो बच्चों, कक्षा 12 की बायोलॉजी का अध्याय 1 पढ़ रहे थे, उसमें अगला टॉपिक बनता है माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट या लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्धन। परिवर्धन मतलब विकास होना, अर्थात लघु बीजाणु परागकण में विकसित कैसे होता है, वो संरचनाएं हमें पढ़नी है। विभिन्न प्रकार की संरचनाएं ये हमें पढ़नी है। पढ़ने से पहले प्लीज़ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो समझ में आता है तो कमेंट करें, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और अगर कुछ कमी रहती है तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन करें, जिससे हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, या हिंदी में देखें तो लघु बीजाणु का परागकणों में परिवर्धन। तो आइए देखते हैं। ये सबसे पहले जो ए नंबर में मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई, ये हमारी क्या है? माइक्रोस्पोर है। क्या है? माइक्रोस्पोर। अब तो पता चल गया अपन को कि माइक्रोस्पोर बना कैसे है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो माइक्रोस्पोर है क्या? एक टाइप की सेल है। और हमें पता है, अगर ये सेल है, प्लांट के अंदर सेल है, तो सेल के अंदर क्या हो, सेल के सबसे बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। ये सेल वॉल काय की बनी होती है? ये सेल वॉल सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। तो माइक्रोस्पोर के चारों ओर एक परत होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। इसके बाद अंदर देखें इसमें तो एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम इसमें देखें, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें सबसे पहले डिवीजन होगा। हमें पता है जब भी डिवीजन पढ़ते हैं तो डिवीजन में 2 भाग होते हैं, एक तो कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। इस कोशिका में सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, मतलब केंद्रक द्रव्य विभाजन होगा। क्या होगा? केंद्रक द्रव्य विभाजन। अब यहाँ पे जो डिवीजन होता है ये अनियमित या असमान विभाजन होता है। असमान विभाजन मतलब यहाँ पे एक
जो केंद्रक बनेगा वो छोटा होगा, दूसरा केंद्रक कैसा होगा, बड़ा होगा। देखें बच्चों ध्यान से, ये हमारी कोशिका है, इस कोशिका में असमान विभाजन हुआ, कौन सा, केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस हुआ। इस असमान कैरियोकाइनेसिस की वजह से एक केंद्रक छोटा बना, एक केंद्रक बड़ा बना। जो छोटा केंद्रक है उसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस और हिंदी में जनन केंद्रक कहते हैं। नाम इसका क्या है, जनन केंद्रक, अर्थात ये वो केंद्रक है जो जनन में हेल्प करेगा। और दूसरा है कायिक केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। फिर से देखें बच्चों, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था, सॉरी माइक्रोस्पोर थी, ये माइक्रोस्पोर में अनइक्वल सेल डिवीजन हुआ, उसमें एक छोटी केंद्रक बना, एक बड़ा केंद्रक बना। छोटे केंद्रक को हम जनरेटिव सेल न्यूक्लियस कहते हैं और बड़े केंद्रक को हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसमें देखा जाए अब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद अब होगा इसमें साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भी कैसा होता है, अनइक्वल होता है, असमान होता है, अर्थात एक भाग छोटा होगा, एक भाग बड़ा होगा। तो छोटे केंद्रक के साइड छोटा वाला भाग और बड़े केंद्रक के साथ बड़ा भाग, अर्थात अब इसमें अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ, जिससे एक छोटी कोशिका बनी और एक बड़ी कोशिका बनी, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। जैसे ही छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका बनेगी तो अब ये कोशिकाएं अलग हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, अर्थात इसके बाहर चारों ओर क्या होगा, सेल वॉल होगा। सेल वॉल के बाद देखेंगे छोटी कोशिका में को हम बोलेंगे जर्म सेल, जिसके अंदर क्या होता है, जर्म न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो कैसा होता है, तरकू के आकार का या स्पिंडल रूप का होता है। स्पिंडल रूप जैसे मूली होती है कि किनारे पे फूली हुई और बीच में मोटी, उसी टाइप से ये जो न्यूक्लियस होता है वो भी कैसा होता है, स्पेंडल शेप का या तरकू रूपी होता है। अब दूसरी कोशिका होती है वेजिटेटिव, ये कैसी होती है, बड़ी होती है, कैसी होती है, बड़ी, अनियमित आकार की होती है, कैसी होती है, अनियमित आकार की। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम देखें फिर से टैपेटम आएगा। टैपेटम आएगा मतलब यहाँ पे टैपेटम का कार्य होगा, क्या होगा, ये इसके चारों ओर एक आवरण का निर्माण करेगा, एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा। इस लेयर में दो केमिकल होते हैं, ध्यान देना बच्चों, टैपेटम एक लेयर बनाता है, इस लेयर में दो केमिकल होते हैं, जिसमें एक चिपचिपा पदार्थ जिसे लिपिड तथा दूसरा स्पोरोपोलिन कहते हैं। दो केमिकल होते हैं जिसमें से एक होता है लिपिड, दूसरा क्या होता है, स्पोरोपोलिन। इस लिपिड को हम यूबिस कहते हैं, क्या कहते हैं, यूबिस। पॉइंट यहाँ से बनेगा, यूबिस क्या कहलाता है, तो टैपेटम के द्वारा एक केमिकल या केमिकल का फॉर्मेशन किया जाता है या एक केमिकल निकलता है, उसमें क्या होता है, लिपिड होता है, क्या होता है, लिपिड। उसी लिपिड को हम क्या कहते हैं, यूबिस कहते हैं, क्या कहते हैं, यूबिस। तो इस डायग्राम में ये जो ब्लू कलर का है, ये टैपेटम ने एक केमिकल निकाल दिया, क्या निकाल दिया, केमिकल निकाल दिया। इसके पहले देखें, ये पहले एक सेल थी, इस सेल के चारों जो रेड कलर की बनी, ये सेल्यूलोज सेल वॉल थी, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई थी। इसी के बाहर टैपेटम ने एक आवरण चढ़ा दिया, ब्लू कलर का जो बनाया है वो आवरण चढ़ा दिया। अब आवरण चढ़ने के बाद देखें, जो ऊपर वाली जो जर्म सेल थी जो कैसी थी, स्पिंडल शेप की थी, और नीचे वाली जो वेजिटेटिव सेल थी वो कैसी थी, इरेगुलर शेप की थी। इसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट देखें, ये क्या बना है, प्रोबिस बना है, क्या बना है, प्रोबिस। अर्थात यहाँ पे दो लेयर बनती हैं, एक बाहर साइड बनती है एक्साइन लेयर, एक अंदर साइड बनती है एंटाइन लेयर। एक्साइन को हम बाह्य चूल कहते हैं, एंटाइन को हम अंतःचूल कहते हैं, इसी एंटाइन को हम प्रोबिस कहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे आया, प्रोबिस क्या कहलाता है, तो हमने देखा था टैपेटम ने एक केमिकल निकाला था, एक लिप जो उसमें जो चिपचिपा था जिसे हमने लिपिड बोला था, इसी लिपिड को हमने क्या बोला, यूबिस बोला, क्या बोला, यूबिस। अब ये यूबिस और स्पोरोपोलिन ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो प्रोबिस कहते हैं। पॉइंट यहाँ पे बनता है, प्रोबिस किसे कहते हैं, तो जब यूबिस और स्पोरोपोलिन आपस में मिल जाते हैं तो उसी को हम प्रोबिस कहते हैं, और प्रोबिस ही अंतःचूल या एंटाइन कहलाता है। आगे हम आगे के चैप्टर में, आगे के इसमें टॉपिक में हम देखेंगे कि एंटाइन और एक्साइन क्या कहलाते हैं। अब इसके बाद हमने देखिए फिर से सेल वॉल देखा हमने, फिर हमने जर्म सेल देखा, फिर हमने वेजिटेटिव सेल देखा, इसके बाद प्रोबिस देखा जिसको हम एंटाइन बोले थे, एक्साइन देखा। एक्साइन के बाद अब ये जो लेयर बनी है, इस ये लेयर चारों तरफ से बन जाती है, बस यहाँ पे खाली जगह रहता है। इसी खाली जगह को हम क्या कहते हैं, जर्मपूर कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्मपूर।
इस प्रकार से ये हमारा क्या था, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट था, जो हमने स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। अर्थात हमने माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लिया है। ध्यान देना बच्चों, शॉर्ट में अगर देखें माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट क्या होता है, माइक्रोस्पोर जब डेवलप्ड होता है तो क्या बन जाता है, ये पोलन ग्रेन बन जाता है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना है, माइक्रोस्पोर में सबसे पहले डिवीजन हुआ, डिवीजन में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, वो भी अनइक्वल, जिसमें से एक छोटा सा न्यूक्लियस बना, एक बड़ा न्यूक्लियस बना। इसके बाद उसमें साइटोकाइनेसिस हुआ, तो इस न्यूक्लियस के चार से एक सेल बन गई और इस न्यूक्लियस से एक सेल बन गई, अर्थात एक सेल से दो सेल बन गई। एक सेल थी अपनी जर्म सेल, दूसरी थी वेजिटेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल में फिर क्या हुआ, टेपिटम आया, टेपिटम ने एक लेयर का फॉर्मेशन किया, जिसे हमने क्या बोला, स्पोरोपोलिन। अर्थात टेपिटम ने दो केमिकल निकाले, एक केमिकल चिपचिपा था जिसको हमने लिपिड बोला, दूसरा केमिकल स्पोरोपोलिन था, और लिपिड और केमिकल को हमने जैसे दोनों को मिला के एक लेयर बना दी जिसको हमने बोला प्रोबिस, और प्रोबिस यही जाके पोलन ग्रेन का क्या बनाती है, एंटाइन बनाती है। क्या बनाती है, एंटाइन बनाती है। अब यहाँ पे फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, ये नोट आप ध्यान से पढ़ें बच्चों। ये नोट्स आपने पढ़ लिए तो आपके जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं या नीट के लिए जो कुछ क्वेश्चन हैं वो उनसे बन सकते हैं। यहाँ पे देखें, टेपिटम एक केमिकल का सीक्रेशन करता है जिससे सेल वॉल के चारों ओर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। टेपिटम एक केमिकल का सीक्रेशन करता है जिससे एक सेल वॉल के चारों एक लेयर बनती है, एक लेयर बनती है। इस लेयर में दो केमिकल होते हैं जिसे हम माइक्रोस्पोरोपोलिन या स्पोरोपोलिन कहते हैं, और इसके अलावा लिपिड भी होता है। क्या होता है, लिपिड होता है, जिसे हम यूबिस कहते हैं। अकेले लिपिड को हम यूबिस कहते हैं, और इसी लिपिड में अगर स्पोरोपोलिन मिल जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोबिस कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोबिस का सीक्रेशन टेपिन करता है, टेपिटम करता है। अर्थात टेपिटम कहाँ से बनता है, टेपिटम से क्या बनता है, प्रोबिस बनता है। प्रोबिस इक्वल टू यूबिस प्लस स्पोरोपोलिन, अर्थात प्रोबिस इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। स्पोरोपोलिन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, स्पोरोपोलिन। ये कैसा होता है, जैसे कि मनुष्य में या एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, एनिमल होता है जो दांतों में पाया जाता है। उसी प्रकार से प्लांट किंगडम का हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, स्पोरोपोलिन, जो कहाँ पे होगा, पोलन ग्रेन के चारों होगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट सब्सटेंस एनिमल जो दांतों में पाया जाता है, प्लांट किंगडम का हार्डेस्ट सब्सटेंस स्पोरोपोलिन जो पोलन ग्रेन के ऊपर पाया जाता है। अब यहाँ पे फिर से पॉइंट बनते हैं, पोलन ग्रेन की स्टडी, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं उसे पैलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन्स, एक बार फिर से देखें यहाँ पे,